कैफी आजमी साहब ने लिखा है, कर देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ये जिंदगी का दस्तूर है। हम कुछ वक्त के लिए साथ रहते हैं और फिर उस राह पर आगे निकल जाते हैं जहां से वापस लौटकर कोई नहीं आता। हिंदी फिल्मों के गीतों के सशक्त हस्ताक्षर योगेश गौड़ भी अब इस नश्वर दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बेहद सरल, मृदुभाषी और बहुत ही शर्मीले थे योगेश जी। मेरा सौभाग्य 2 बार उनसे मिलना हुआ। बहुत लंबी चौड़ी बात हुई और उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए। आखिरी बार जुलाई 2015 में मैं उनके निवास पर एक बार फिर पहुंचा, गोरेगांव में, और काफ़ी देर तक उनसे बातचीत होती रही। फिर मैंने योगेश जी से कहा, योगेश जी, इंटरव्यू शुरू किया जाए। अपनी चिर परिचित मुस्कान लिए उन्होंने इशारा किया, हाँ, और मैंने टेप रिकॉर्डर का बटन दबा दिया। आज हो गई है 24 जुलाई 2015। योगेश जी के घर पर, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिखे गीत आप अक्सर सुनते हैं, सराहते हैं, और पिछले लगभग 5 दशकों से आप गीत लिख रहे हैं। और अगर मैं उनकी फिल्मों के नाम बताऊं तो उनमें से कुछ ख़ास फिल्में हैं: मेरे भैया, मिली, उस पार, आनंद, जीना यहाँ, अन्नदाता, सखी रॉबिन, छोटी सी बात, रजनीगंधा, मंजिल, बातों बातों में, और भी बहुत सी फिल्म्स। और आप हैं योगेश जी, योगेश गौड़। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं को, मेरा नमस्कार। और प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया। योगेश जी, धन्यवाद तो हमें आपका करना होगा और करेंगे, और इस वक्त भी मैं आभारी हूं कि आपने हमें वक्त दिया। आपके बारे में जब भी हमने सुना है, पढ़ा है, आपसे एक बार मुलाकात भी हुई है, तब भी ये जाना है, लखनऊ में आपका एक मध्य वर्गीय परिवार था। तो ऐसी क्या मजबूरी हुई थी कि आपको लखनऊ छोड़कर मुंबई आना पड़ा? लखनऊ में एक्चुअली, हाँ, लखनऊ में मेरा जन्म हुआ। और मेरे पिताजी जो थे वो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे, और ब्रिटिश दौर था वो, और गवर्नमेंट ने वहाँ जितने, मतलब पीडब्ल्यूडी में जो लोग भी काम करते थे, वो सबको 99 ईयर्स के लिए लीज पे ज़मीन दी थी। और उस ज़मीन में सब ने अपनी अपनी कोठियाँ बनवा ली थी। हमारी भी एक कोठी थी। और बस हमारे पिताजी पे ज़िम्मेदारियाँ शायद बहुत थीं, शायद क्या, मतलब बहुत ज़िम्मेदारियाँ थीं। एक तो हम दो बहनें थीं हमारी, हम थे, और उनकी सगी बहन थी, उनके 3 बच्चे थे, वो विडो थीं, उनको भी फादर ही देखते थे। फिर हमारी नानी, यानी हमारे पिताजी की सास, उनके भी 3 बच्चे थे, फैमिली थी, और वो भी विडो थीं। तो इन सब का खर्चा जो है, और उनकी ख़ुद की भाभी मथुरा में रहती थी, वो भी अकेली थी वहाँ पर। तो इतने लोगों को की देखभाल वो करते थे। और तकलीफ़ें एक्चुअली जब आई, जब पिताजी, बड़ी बेटी हमारी जो बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी के लिए उन्होंने, फादर ने, हिंदुस्तान की एक प्रथा है जो आज से सदियों से चली आ रही है, कितने मॉडर्न हम हो जाएं, कि बेटियों की शादी के लिए पैसा देना पड़ता है। तो खैर जो भी हो, तो पिताजी को हमारे पेंशन कटवानी पड़ी थी, और उनको 95 रुपीज़ खाली पेंशन मिलती थी, जिसमें ये सब इतने लोगों का मतलब भरण पोषण होता था। और हम पढ़ रहे थे, हम डीएवी कॉलेज से हमने इंटर किया, और बस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने वाले थे। तभी अचानक पिताजी हमारे बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई। और हमको कुछ उस टाइम पे एक था कि शॉर्ट हैंड टाइप राइटिंग सिर्फ बच्चों को सिखाते थे, पेरेंट्स। आप सिखाते थे? नहीं, पेरेंट्स सिखाते थे, ताकि वो उनको जॉब मिल जाए।
जो जॉब भी वही, मतलब क्लरिकल जॉब, जैसे अभी कंप्यूटर हो गया है तो वो हम सीखते थे। और फिर हमने कोशिश की कि कहीं, पढ़ाई तो कर नहीं सकते थे, कि वहाँ लखनऊ में कोशिश की कि कहीं पे कुछ जॉब मिले। पिताजी ने बहुत से लोगों की हेल्प की थी, उनके पास गए, कहीं काम हुआ नहीं कुछ। फिर वो जो हमारी बुआ थी, पिताजी की हमारी सगी बहन, उनके एक बेटे जो थे वो यहाँ पर बॉम्बे में इस्टेब्लिश हो गए थे एज ए डायलॉग राइटर, विरजेंद्र गौड़ जी। यानी आपके सगी बुआ के कजिन हुए आपके? कज़िन मेरे हुए। तो मुझे एक वो दिखाई पड़े कि वो फिल्म लाइन में अच्छे, मतलब नाम है उनका, तो शायद वो इतने डिपार्टमेंट होते हैं, कहीं पे मेरी नौकरी लगा देंगे। तो ये सोच करके मैंने सोचा अब तो लखनऊ में तो कुछ हो नहीं रहा था जी। तो बॉम्बे की तरफ रुख करना ज़रूरी था, और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। तो जब मैं बॉम्बे आने लगा तो मेरा एक, मतलब उनका नाम लिए बगैर मेरी ज़िंदगी की कहानी अधूरी रह जाएगी। मेरे साथ 5th क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ता था, ब्रिलियंट था पढ़ने में भी, और थोड़े दबंग टाइप के भी थे, और हम लोग साथ में ही पढ़ते थे। वो बहुत दूर रहते थे हमारे घर से, मगर उन 35 स्टूडेंट्स में एक वही हमारे दोस्त। और जब उनको पता लगा कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ तो वो शायद मेरे नेचर में कोई डिफेक्ट होगा, या मेरा नेचर जो भी है, मैं शाही बहुत हूँ और बोल नहीं सकता, मांग नहीं सकता। तो उसने बोला कि नहीं, तुम अकेले तो जाओगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वो वैसे वो जमींदार फैमिली से थे। मैंने बोला तुम अपना तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने सुख सुविधा में रहो, आगे एजुकेशन पूरी करो। नहीं, वो माने ही नहीं। क्या नाम उनका? सत्य प्रकाश नाम था उनका। और बस फिर हम आए बॉम्बे, और बॉम्बे में किसी को जानते तो थे नहीं, सिवाय भाई साहब के, अपने कज़न ब्रदर के। और यहाँ पर आकर के आर्य समाज, गिरगांव में एक आर्य समाज, दयानंद जी का बनाया हुआ पहला आर्य समाज है काकड़वाड़ी में, वहाँ पे हम लोग ठहरे, और 7 दिन के लिए हमको ठहरने को मिल गया वहाँ पर। और हमारे पास 500 रुपये थी खाली, वो ले करके और हम फिर भाई साहब से अपने मिलने आए। योगेश जी, ये कौन से सन की बात है? ये 60s के करीब है, मैं करेक्ट तो सन नहीं बता पाऊँगा। 59-60 की बात है ये। हाँ हाँ। तो चलिए हम एक काम करेंगे, हम आपसे कुछ और भी जानेंगे, आप अपने भाई साहब की बात भी बताएंगे, कुछ और बातें भी आपसे करेंगे, और इस बीच हम आपकी पसंद के कुछ गीत भी सुनते चलेंगे। तो आप ये बताइए कि आप कौन सा गीत ऐसा है जो सुनवाना चाहेंगे? मेरा ख्याल है सबसे पहला गीत जो मुझे मिला था मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर जी का गाया हुआ, सखी रॉबिन का, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, ज़िंदगी में बाहर आ जाए। ये उस दौर में जब हमको मालूम भी नहीं था पॉपुलरिटी क्या होती है, क्या नहीं होता है, रेडियो सेलोनी खाली एक ज़रिया था, वहाँ बहुत बजा था ये गाना। तो आपकी ज़िंदगी में बाहर कब आई, इस गीत के बाद आई या उसने वक्त लिया, ये आपसे जानेंगे। पहले हम ये गीत सुन लेते हैं। दिल पे मुझको तो एतबार नहीं, ये वो शय है जिसे करार नहीं। दिल पे मुझको तो एतबार नहीं, ये वो शय है जिसे करार नहीं। दिल पे गर इख्तियार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। योगेश जी लखनऊ से अपने दोस्त सत्य प्रकाश के साथ अपने फुफेरे भाई ब्रिजेंद्र गौड़ से काफ़ी उम्मीद लेकर मुंबई आए। ब्रिजेंद्र गौड़ उन दिनों फिल्मों में संवाद लिख रहे थे, गीत लिख रहे थे, और कह सकते हैं कि वो काफ़ी हद तक सेटल्ड थे। लेकिन क्या ब्रिजेंद्र गौड़ योगेश जी की अपेक्षाओं पर खरे उतरे? हाँ प्रदीप जी, उम्मीद तो थी, इसलिए भी उम्मीद थी कि वो बचपन में हमारे यहाँ ही पले बड़े थे, और जब वो लिखने लगे थे तो हमारे फादर ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं, तो ये सब जो लिखते हो तुम, युद्ध की कहानियाँ
कुछ बागी टाइप का मतलब साहित्य, तो मेरी नौकरी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए फिर वो बॉम्बे आए थे। और यहाँ पे उनका नाम विजेंद्र गौड़ था, और उन्होंने मतलब मेरी नॉलेज में जो बहुत पहले एक बार शायद बॉम्बे आए थे उनसे मिलने के लिए, मैं घूमने के लिए तब हम उनसे मिले थे। तो उस वक्त वो परिणीता पिक्चर एक थी, अशोक कुमार मीना कुमारी जी, तो उसमें के डायलॉग उनके थे। फिर उसके बाद के दौर में मुझे कटी पतंग, हावड़ा ब्रिज और ये सब फिल्मों के नाम मालूम है। शक्ति सावंत जी का उन्होंने बहुत लिखा उस टाइम पे, अब तो नहीं है वो, तब मतलब मेरा ख्याल है हो गए, काफ़ी अरसा हो गया उनको। तो हम गए उनसे मिलने के लिए। तो हम आर्य समाज हमारा चरनी रोड पे था, और वो रहते थे अंधेरी ईस्ट में, मरोल नाका। तो हम पता लगा करके आए वहाँ पर, तो पता लगा कि वो मिले तो कुछ उनके चेहरे पे कोई खुशी या कोई उनको लगा हो कि अरे कैसे आए, क्या हो। तो मैंने बताया उनको कि पिताजी का, बोला हाँ वो तो मैंने सुना था मामा जी का ऐसा ऐसा हो गया, और तो अभी क्या तुम, मैंने बोला भाई साहब कहीं काम नहीं मिला तो आप हमारी कहीं नौकरी, इतने डिपार्टमेंट हैं आपके, तो बोला आते रहना, मिलते रहना। ये भी नहीं पूछा हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। अब मतलब बड़ा, खैर मैं तो सेंसिबल था, मगर उतना मैंने उसको लिया नहीं उस बात को। मेरे फ्रेंड ने उसको पहली बार में ही वो बहुत हर्ट हुआ। जब हम वहाँ से निकले तो उन्होंने बोला कि ये कुछ करने वाले नहीं हैं, और अभी सबसे पहले घर देखो, हम लोग घर देखते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है। तो हम गए, फिर घर ढूंढना शुरू किया। चरनी रोड से एक एक स्टेशन, ग्रैंट रोड, फिर महालक्ष्मी, फिर इस तरह। तो पता लगा कि बहुत प्रॉब्लम है, और यहाँ तो पगड़ी पे मकान मिलते थे, 500 रुपये खाली पास में थे, उससे क्या होगा। तो फिर हम अंधेरी, अब भाई साहब से मिले ना मिले वो तो अलग बात थी, मगर वो अंधेरी में आकर के हमने लास्ट में हम टिके, और वहाँ से हमने ढूंढना शुरू किया। तो मेरा ख्याल है 45 मिनट लगते थे स्टेशन से। नागरदास रोड के बाद पारसी पंचायत रोड के बाद फिर अपना एक पहाड़ी थी, उस पर 6 झोंपड़ियाँ बनी थी। तो वो उस झोंपड़ी में से एक झोंपड़ी, क्योंकि हमने सोचा कि एक छत तो चाहिए अपने लिए। लेकिन स्टेशन से आप जैसा बता रहे हैं कि शायद 40-45 मिनट चलकर जाना पड़ता था। हाँ जी, वो इसी, और हम चूँकि ढूंढ रहे थे तो हम यहाँ पूछा, वहाँ पूछा, ऐसा करते हम वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो 12 रुपये उसका रेंट था, कोई पानी नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, और लकड़ी की वो थी, लकड़ी, और उस पर गोबर से वो दीवारें 8-10 बाई 12 ऐसे ही कुछ होगा, और ऊपर खपरेल। तो बस वहीं पे फिर शुरुआत करी, क्या करें अब। ये हम दोनों दोस्तों ने बैठ के डिस्कशन किया। उसने बोला तुमको फिल्म में ही कुछ करना है। तो मैं हंसता था उसकी बात में, मैंने पागल है, फिल्म में मुझे क्या एक्सपीरियंस, क्या है, अनुभव क्या है, कुछ नहीं है, कुछ आता भी नहीं है ना। लेकिन आपसे ज़्यादा आप पर आपके दोस्त को विश्वास था। हाँ, पता नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है। वो आगे चल के जब मैंने, मेरे गानों में कई जगह जो दोस्ती का जिक्र है या जन्मों से जन्मों की बात है, वो सब वही इंस्पिरेशन उसके। और उसके बाद फिर मैंने जो है वो नौकरी ढूंढनी शुरू की। तो मैंने पहले तो उससे पूछा कि खाएंगे क्या हम लोग, ये 500 रुपये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने बोला कि वो तुमको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की, मैं हूँ ना। मैंने बोला तुम यहाँ पे रहोगे क्या, तुम अपना घर लौटो ना अभी। तो बोला नहीं, जब तक कहीं तेरा ठिकाना नहीं लग जाता है तब तक मैं घर कैसे जाऊँगा। अब मैं बड़ा मतलब गिल्ट भी फील करता था कि ये इसकी फैमिली में कितना उन लोग को फील होगा। तो खैर फिर मैं कैसे भी करके मुझे एक नौकरी मैंने ढूंढी। तो पहली मेरी नौकरी थी कल्याण में, और मैं सुबह 7 बजे, ये कहाँ जाता है मुझे मालूम नहीं,
मेरा दोस्त, और मैं कहाँ जाता हूँ उसको मालूम नहीं। बोला तू 7 बजे सुबह कहाँ जाता है, मुझसे पूछा। मैंने बोला मैं जाता हूँ प्रोड्यूसर से मिलने के लिए। बोला 7 बजे तो कोई प्रोड्यूसर मुझे नहीं लगता है कि मिलता होगा। जी जी। मैंने मिलता नहीं है, मगर जाता हूँ इधर उधर, कुछ दोस्ती तो बनानी पड़ेगी सर, ये वो। तो पहले तो कुछ उसको नहीं हुआ, फिर पता नहीं शक हुआ कैसे क्या हुआ। मैं जाता था कल्याण दादर, यहाँ से अपना अंधेरी से ट्रेन से, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ता था कल्याण। कल्याण से फिर मैं पैदल एक 15-20 मिनट का रास्ता था। फिर एक फैक्ट्री थी, अपना आर्टिफिशियल सिल्क बनाते थे वो। तो एक दिन देखा तो सामने खड़ा हुआ है मेरा दोस्त कल्याण में, और साथ में मेरे जो बॉस थे कंपनी के वो। तो बोला, मेरी तरफ इशारा करके बोला यही लड़का है, भागा हुआ है घर से और हम लोग इसको ढूंढने के लिए आए हैं, सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं, और आप ऐसे कैसे किसी को रख लेते हैं गारंटी के बगैर। ये कल भाग गया कुछ आपका सामान लेके, चोरी करके कुछ करके। तो बोला हाँ बात तो सही बोल रहे हो तुम। तो बोला नहीं नहीं, फिर हम तो हमारी नौकरी छूट गई, हमको लेके वापस आए। और आपके दोस्त ने ही छुड़वा दी। तो मतलब वो कहीं ना कहीं से पता लगा लेते, जब मैं करूं क्या। फिर फिल्म लाइन करता था। तो एक बार मैंने वो दादर में गया, पता लगाया फिल्म के ऑफिस कहाँ है क्या है। तो कोई शूटिंग चल रही थी, चक्रधारी पिक्चर थी शायद, निर्भया राय। तो बाद में मैं जान गया कि निर्भया राय उसमें थी, कोई पता नहीं हीरो कौन था मालूम नहीं। उसमें कुछ सब एक्स्ट्रा की ज़रूरत थी। तो उसमें कोई दूधनाथ जी एक्स्ट्रा सप्लायर थे। उन्होंने बोला कि 2.5 रुपये मिलेंगे और है 3-4 दिन का काम है। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने दाढ़ी वाड़ी लगा करके बैठा दिया। 10-15 साधु थे, ऐसा सीन था। डायलॉग तो भूलना नहीं था। और सारा दिन खाया नहीं, वो दाढ़ी चिपक गई ऐसी मुंह में कि आदत तो थी नहीं, और बाल वाल भी चला गया मुंह में, तो पता नहीं, मैं बीमार, एकदम बीमार जैसा हो गया। तो आया घर पे 2.5 रुपये लेकर के। कहाँ गए थे तो बताया, अब तुम ये काम करोगे। मैंने बोला तो क्या करूँ, फिल्म लाइन में मुझे नहीं आता है ना कुछ। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब के तुम्हारे जो असिस्टेंट हैं सब तो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, आर्टिस्ट भी। महमूद जो है वो गौड़ जी के भाई साहब समझ के मुझे उस टाइम पे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उसमें 5 रुपये में उन्होंने डायलॉग बोला था। एक शमशीर पिक्चर थी साउथ की, कोई भानुमति हीरोइन थी, मुझे याद है। MNT स्टूडियो हुआ करता था, और वहाँ से हम लोग पैदल आते थे। तो अंधेरी वेस्ट में जब आते थे तो वो जहाँ पर अभी मैकडोनल्ड्स खुल गया है दोनों तरफ, वहाँ पानी पूरी की वो हुआ करता था, भैया ठेला लगाता था। तो महमूद आता था वहाँ पे, कुछ खिला दो यार, तुम लोग भूख के हमारी हालत ख़राब हो रही है, ऐसा है वैसा है। मतलब उसकी भी हालत ख़राब थी। तो बस ऐसे ही चल रहा था। अब कैसे चलेगा ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चक्रधारी में प्रदीप जी के गीत थे शायद। ये तो मुझे याद नहीं, उस टाइम पे इतना कहाँ सब ध्यान देता हूँ। बाद में कि निर्भया राय हीरोइन जो थी वो थी उसमें, और शायद होंगे प्रदीप जी का होंगे ने। तो उसके बाद दोस्त ने मेरे एक प्रोडक्शन के ऑफिस में पियून की नौकरी कर ली। तो वो अपना उधर चले जाते थे, और मैं भाई साहब के कोई असिस्टेंट मिल गया कि उन्होंने एक हमारे गौड़ जी ने एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, कस्तूरी करके। निम्मी और क्या सज्जन थे उसमें। तो उनके मतलब मैं उनका भाई हूँ, तो इसलिए औरों पे तो इम्प्रेशन था ही कुछ जो भी हो। क्योंकि जब वो जाते थे गौड़ जी अपना, तो उनके पीछे गाड़ी मैंने उनके पास नहीं देखी थी। खार में जब थे तब गाड़ी देखी, बाकी अंधेरी में जब थे तो वो ऐसे टैक्सी से जाते थे। मलाड में तब स्टूडियो था, बॉम्बे टाकीज, वहाँ शूटिंग वूटिंग होती। तो वो सब मेरे आगे पीछे, कभी अब मैं जाऊँ तो मेरे साथ बैठते रहते थे। तो उनमें से फिर मैंने एक थे शिवाजी राठौर, उनसे पूछा कि स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, डायलॉग कैसे लिखते हैं, और कहानी कैसे लिखते हैं। तो कहानी तो उन्होंने बोला नेचुरल है, आप सोचिए या किसी की लाइफ से आप इंस्पायर्ड हुए हैं। तो वो टेक्निक तो समझ में आई कि वो देते थे, और मैं लिखता भी था कि जैसे यहाँ से चर्च गेट जा रहे हैं आप, मान लीजिए अंधेरी से, तो उसके बीच की जो घटनाएं हैं वो टाइम के साथ
कि भाई अभी आप 7 बजे निकले शाम को, फिर आप लिखेंगे दूसरा सीन कहाँ कट करना है, फिर वहाँ ऐसा, तो वो स्क्रिप्ट लिखना मैं सीखा। मगर कौन रखेगा कौन, वो प्रॉब्लम है ना। नए लोगों के लिए तो शुरू से ही प्रॉब्लम। उसके बाद फिर वो जो हम जहाँ रहते थे, हमारे बगल में एक बड़ा ही रहता था कारपेंटर। उसने बोला कि योगेश जी 8 रुपये पर डे आपको मिलेंगे। मैंने बोला काम क्या है? बोला काम समझ लीजिए है 8-10 दिन का है। काम ये है कि आप खाली ग्लास पकड़ के खड़े रहना और मैं बोलूँगा एक ग्लास फिटर है। वो कारपेंटर था। मैंने बोला ठीक है, मगर एक पहले से एक प्रॉमिस करो कि वो बताओगे नहीं। सत्यप्रकाश सत्तू हम बोलते थे, सत्तू को नहीं बता लगेगा। बोलेगा ना आपने बोला तो काय को बताएंगे। ठीक है, मैं सुबह में एकदम नहीं निकलूँगा 7 बजे। बोला ठीक। तो अंधेरे पे टाइम दिया जो उसने, हम गए। तो क्रॉफर्ड मार्केट कॉर्नर की दुकान वो आज भी है वहाँ पर। वो चाइनीज़ लोग फ्लावर और बेचते थे वहाँ पर, आर्टिफिशियल फ्लावर। तो वहाँ पे हम गए तो वहाँ कारपेंटर काम कर रहे थे। बड़ा शोकेस बन रहा था बिल्ड, तो और उसने ग्लास हमको पकड़ा के खड़ा कर दिया। बोला ग्लास फिटर है। वो कुछ आता ही नहीं था, हम ग्लास पकड़ करके बस खाली खड़े रहो। बड़ी बड़ी गाली वाली भी देते थे, मतलब एक कच्छा पहन के एक बनियान पहन के ग्लास पकड़ के मैं खड़ा रहता था। तो जब आप लखनऊ से आए थे, आपने सोचा था कि कभी ये दिन भी आएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। कम से कम मतलब ये रहने की जगह भी नहीं थी, मतलब ऐसे सोच भी नहीं सकते थे। एक डिब्बा मतलब ले करके और वो उसमें रस्सी बांध के और जाते थे 1 माइल कुछ भरने के लिए। वो पानी कुआं था एक, और जंगल तो था ही, पहाड़ी था। वहाँ से लकड़ियाँ बीन के लाते थे, फिर वो चूल्हा जलाते। स्टोव तो बाद में लिया हम लोगों ने। तो इस तरह भैया ने पानी देना बंद कर दिया था, तो इसलिए हमको जाना पड़ता। तबेला थे वहाँ पर, उन्होंने बोला नहीं पानी हम नहीं देंगे। तो ये सब करना पड़ता था। तो काफ़ी आपके जीवन में ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव रहे और बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रगल रहा। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। और बस उसके बाद फिर वो जहाँ से चेंज हुआ है, ये इंसिडेंट में इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि तीसरे दिन मैंने देखा कि वो सत्तू जो है सामने खड़ा हुआ है। मैं गिलास पकड़ के खड़ा हूँ और वो सामने खड़ा है। यानी वो आपको हर जगह खोज लेते थे? नहीं, ये जो बढ़ई था वो उनकी तो नौकरी लग गई थी, मतलब पियोनी की, जो भी हो। इसने दारू पीता था, शराब पीता था। उसने शराब के नशे में मिले होंगे तो बता दिया होगा उनको कि आजकल जो है योगेश जी हम लेके जाते हैं उनका। हमने कहा 8 रुपये पर डे पे काम लगाया है। तो देखा तो खड़ा हुआ सामने। तो फिर मैं तो हिल गया, क्योंकि वो हम दोस्त थे तो हमको मालूम था उसको गुस्सा आता है तो वो हाथ उठा देता है। मैं आज ही मारता हुआ अंधेरी तक लेके जाएगा। तो बोला कपड़े बड़े पहन के आओ, इशारे से बोला। फिर मैं आया कपड़े पहन के। जब मैं आया तो वो गले लग के इतना रोया। उसने बोला मैं मर गया था, तू ये काम करेगा? मैं क्या क्या सोचा है तेरे लिए मैंने, तुझे अपने भाई को बताना है, ये बताना है वो। और फिर मैंने सोचा कि ये कौन आदमी है, ये जो मेरे जीवन में इस तरह भगवान ने भेजा है, कुछ तो होगा इसका मकसद, कोई तो मतलब होगा। और फिर मैंने सीरियसली सोचना शुरू किया कि मैं ये तो नहीं सोचा कि गाने लिखूँगा या ये करूँगा, मैं क्या करूँ मैं। तो फिर मैं थोड़ा सीरियस फिलोसफिकल पिताजी की तरफ, इतने लोगों की हेल्प करते थे। और वो मैं बताया नहीं मैंने आपको कि वो जब उनकी डेथ हुई थी तो 5 रुपये खाली उनके बक्से में निकले थे। और रिश्तेदार लाइन लगा के खड़े थे जो आए थे कि अभी क्रियाकर्म का किससे पैसा लेना है, उसको पुर नोट लिखना पड़ेगा। मैंने बोला वो आदमी जिसने इतना अच्छा सबके लिए था, उसका ये हालत हुई। ये दोस्त कहाँ से मेरे साथ ज़बरदस्ती आया यहाँ पर, और आया और स्ट्रगल मुझे करनी है, स्ट्रगल तो ये कर रहा है। और फिर उसके बाद कोई भी खुश हो जाएगा कि 8 रुपये के हिसाब से 10 दिन के लिए बॉम्बे में उस वक्त। तो फिर पता नहीं वे ऐसा कुछ भी जो उमड़ा होगा दिल में, वो कुछ मैंने लिखना फिर शुरू किया। एक डायरी ले जाता था। आपकी डायरी में जो लिखा गया उसका भी हम यहाँ पर जिक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले आपका लिखा एक गीत और सुन लेते हैं। ये लग रहा है सारी उलझने सुलझ गई, ये धड़कनों की बात धड़कने समझ गई।
बोलिए कि बोलने को कुछ नहीं रहा। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई। ये प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। योगेश जी ने जिस तरह के दिन देखे उसकी कल्पना शायद कभी कोई नहीं करता। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कहते हैं कि जब आपके पास प्रतिभा होती है तो वो वक्त के साथ निखरती जाती है। शायद ऊपर वाले ने कुछ ऐसी लीला रची थी जिसमें अभी वो योगेश जी की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाले ने सत्य प्रकाश के रूप में उनके साथ एक देवदूत को भेज दिया था जो हमेशा उनका साया बनकर उनके साथ रहता था। अब सवाल यह उठता था कि योगेश जी की पहली रचना कौन सी थी और उनकी किस्मत कहां से करवट लेने वाली थी। नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं। और मैं ऐसे ही मतलब वो तो बहुत दिन तक मेरे पास वो सब मतलब कॉपी हुआ करती थी, और नोटबुक जिसको बोलते हैं, और पेन लेके मैं निकल जाता था। तो मगर ये जो परिवर्तन आया वो तो ठीक है कि मैंने कुछ लिखना शुरू किया। कभी मन आता था तो कभी गेटवे ऑफ इंडिया, कभी मालाबार हिल, अकेला मैं उस पर और कुछ ऐसे ही सोचा करता था। और फिर उसके बाद हम अंधेरी ईस्ट से हम आए ओशीवरा। एक हमको सरदार जी मिलते थे एक भैया जी की दुकान पे, वो लस्सी दूध की दुकान थी। वो हमारे एक दोस्त की जान पे दोस्त तक बन गए थे काफ़ी। तो सरदार जी ने बोला कि तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो, क्या है। और हमारे यहाँ तो सरदार लोग बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग को, और मैं लैंडलॉर्ड हूँ सोहन सिंह चाल। एक चौल है बहुत बड़ी और एक बिल्डिंग है, तो हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे कुछ उत्तर प्रदेश के लोगों को उनको कुछ को रखें वहीं पर। तो तुम लोग कहाँ रहते हो? तो हमने बताया ऐसे ऐसे। बोला आ जाओ तुम यहाँ पर। तो फिर हम वहाँ रहने के लिए आ गए थे। और वहाँ जब हम आए रहने के लिए तो वो भी लकड़ी का ही वो था, फर्श सीमेंटेड था, टूटा फूटा था थोड़ा मगर था। और तो हम आए रात को हम आए थे हम, और रात को आकर के और सोस आ गए होंगे जो भी। सुबह मतलब जो है वो जो शोर, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। एकदम आवाज़ें, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, ये वो। तो खिड़की से झाँक के देखा तो पता लगा वो सरदार लोग और सरदारने लोग और यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तंदूर वो किया जा रहा है आटा गूंद के। और ये वो जो एटमॉस्फेयर देखा पंजाब का जैसे सुनते थे। और फिर क्या है क्या यहाँ पर, तो पता लगा कि वो कॉमन नल है, वहाँ सब लोग आते हैं, अपना नहाते धोते हैं, बर्तन घिसने वाले बर्तन घिसते हैं, जो भी है। और फिर कौन कौन यहाँ रहता है क्या है, तो लड़के बहुत थे मतलब वहाँ पे हमारी एज के उस टाइम पे, जिसमें एक गुलशन बावरा रहते थे जो गीतकार रहे हैं, बहुत ही मशहूर गीतकार। मगर उस वक्त मशहूर नहीं थे, उस वक्त तो कोशिश कर रहे थे। और उनका तब कल्याण जी का नाम था कल्याण जी वीर जी शाह। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग पिकनिक पे, फिर हम लोग 20-25 दोस्त हो गए थे, तो हम लोग पिकनिक पे जाते थे, कभी कैनरी केव्स, कभी कहीं। तो वहाँ पे वो गाना गाया करता था गुलशन बावरा। और वो मोस्टली कॉमेडी टाइप के गाने उसकी मतलब था वो। तो उसको देख करके मुझे लगा कि ये इतना दुबला पतला, बहुत दुबले पतले था, कमज़ोर, ये गाना लिख लेता है। मैं भी कुछ तो लिख रहा हूँ, मगर इस तरह का गाना कैसे लिखता है, क्या करता है, मतलब कुछ भी विचार आए होंगे। और उसके बाद पता लगा कि वो हम दूसरी बार जब कभी पिकनिक पे गए तो एक फ़नी गाना हमने भी लिखा,
और हम ये भूल गए कि हमको गाना लिखना नहीं आता था क्या नहीं। ये जो फीलिंग उस टाइम पे हुई होगी कि हम मतलब उतर गए कि कुछ ऐसा पिकनिक पे हम लोग जाएंगे तो ऐसा गाना बनाओ, कुछ ये बनाओ ना। तो वहाँ पर हमने वो गाना गाया, तो सब खूब डांस वांस सब लोगों ने किया। उसके बाद सत्तू ने मुझसे पूछा कि ये गाना तो ना हमने फिल्म में सुना ना कहीं सुना, ये गाना कौन सा गाना है? मैंने बोला ये गाना मैंने लिखा था। बोला क्या बात कर रहा है? मैं हाँ। बोला तू अच्छा लिखा तूने यार। मैंने बोला नहीं, गुलशन को देख के इंस्पायर्ड हो गया था। कुछ लाइनें याद हैं उस गाने की? प्रदीप जी बहुत पुरानी बात है, इसलिए वो याद नहीं, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, मगर मेरा एम उस वक्त यही था कि हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं और पिकनिक पे 20-25 दोस्त अपने साथ में हैं, सब डांस करेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। तो याद नहीं आ रहा है मुझे गाना। तो खैर हम लोगों ने खूब मतलब मस्ती की। और बाद में सत्तू ने मुझसे पूछा कि ये गाना मैंने तो कभी सुना नहीं, फिल्मों में भी नहीं सुना, कहीं नहीं, ये गाना कौन सा गाना है? तो फिर मैंने बताया उसको कि मैंने लिखा है। तो वो शॉक्ड हो गया, बोला क्या बात कर रहे हैं? मैंने हाँ। बोला तू तो अच्छा, तूने, मैंने गुलशन को देख करके मैंने लिखा, पिछली बार पिकनिक पे उसने लिखा था कुछ। तो शायद वो कुदरत का इशारा होगा कि अब हम शायद कुछ लिखेंगे आगे चल के। तो इस तरह फिर हमने कुछ लिखने शुरू किए गाने। फिर सत्तू ने बोला कि इन गानों को लेकर के तू अभी मिल लोगों से। तो फिर मैंने सीरियसली लोगों से मिलना शुरू किया। और शायद फिल्मकार रॉबिन बैनर्जी वो आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट कहे जा सकते हैं रहे। बिल्कुल। रॉबिन बनर्जी से मुझे मिलाया था किसी ने, और मुझे याद है वो खार में हेमन गुप्ता करके बहुत फेमस डायरेक्टर थे अपने टाइम में, आनंद मठ जिन्होंने डायरेक्ट की थी, उनके यहाँ पेइंग गेस्ट रहते थे। तो गार्डन में बैठे थे, हमने उनको गाने सुनाए। तो उन्होंने बोला कि तुम अच्छा लिखते हो और कल 3 बजे आ जाओ, कुछ गानों पे काम वर्क करते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि वो उनके पास काम है नहीं है क्या है, मुझे इससे कोई वो था भी नहीं। और हम 3 बजे जब पहुँचे दूसरे दिन, तो वो अपने वहाँ से लेके एक जगह ले गए जहाँ हारमोनियम और ये सब था। उनके फ्रेंड का ही घर था वो, और वहाँ पर वो अपना हारमोनियम पे कुछ करते रहे। मैं देखता रहा उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर बोलने लगे कुछ लिखा? तो मैंने बोला मैं तो लिखा था। तो आपने बोला अच्छा लिखते हो। तो आपने फिर उसके बाद वो गाने लिए ही नहीं मुझसे। तो मैं वो सोच रहा हूँ क्या मैं जो कर रहा हूँ हारमोनियम पे उस पर लिखा। मैंने बोला आपने बोला भी नहीं, मुझे हारमोनियम पे कैसे मैं लिखूँगा गाना? यानी धुन पर आपको गीत लिखना था। धुन पर गीत लिखना था। और इस तरह मुझे पहली बार पता लगा कि आप कितना भी अच्छा गाना लिख लो, मतलब मेरे साथ जो हुआ है, आपको लिखना धुन पे ही पड़ेगा। आपके गाने को अप्रिशिएट किया जाएगा मगर धुन बनेगी, उस पर ही आपको लिखना पड़ेगा। और इस तरह फिर हमने उनके बनाया, कुछ स्टॉक बन गया। और 1 साल के बाद रॉबिन जी जो है वो उन्होंने हमसे बोला कि एक पिक्चर मिल रही है, तू बोल मैं करूं कि नहीं करूं। छोटी पिक्चर है, पीपुल पिक्चर्स, उनकी एक फिल्म मैंने पहले की है, तूफान मेल की वापसी। तो मैंने बोला मुझे क्या मालूम छोटी बड़ी क्या होती है, और आप देख लीजिए। बोला तेरे 6 गाने उनको पसंद आ गए। अच्छा। मैंने बोला देख लीजिए। बोला तो और तो काम है ही नहीं कोई, और ठीक है तो तू कल जा कर के मिल ले उनसे। तो फिर मैं गया, नाज बिल्डिंग, वहाँ ऑफिस था पीपुल पिक्चर्स का, और उन्होंने बोला कि गाने हमको अच्छे लगे आपके, और आपको हम देंगे 25 रुपये। 6 गानों के? नहीं, 1 गाने पर सॉन्ग 25 रुपये। तो मुझे तो बहुत लगे। तो पता नहीं उनको फेस पे क्या रिएक्शन लगा। वो बोलने लगे कि नहीं आप वो मत सोचिए। और फिर उन्होंने मुझे इंदिवर जी और आनंद बख्शी जी के वाउचर दिखाए, वो 15-15 रुपये के थे। तो मुझे 10 रुपये ज़्यादा ही मिल रहे थे। तो ये तो एक आपके लिए बहुत ही सम्मान की बात थी। बहुत, जो भी थी, मुझे तो 150 रुपये एक दिन में मिल जाएंगे वो सोच के मैं खुश हो रहा था। खैर 1 दिन में 4 गाने रिकॉर्ड हुए, 1 दिन में 2 गाने रिकॉर्ड हुए, और 150 रुपये मेरी पहली कमाई थी। फिल्म थी सखी रॉबिन,
जिसका वो गाना आपने जो पहले बजाया है, जी, तुम जो आओ तो प्यार आ प्यार आ जाए। जाए। फिर उन गानों में से 4 गानों की डिस्क बनी, 2 की नहीं बनी, क्योंकि HMV से छोटी फिल्मों के लिए एक मिस्टर रेले करके थे, वो आते थे और वो उसमें से गाने सेलेक्ट करते थे। तो 6 गाने होते थे फिल्मों में, उसमें से 4 गानों की डिस्क बनती थी, 2 गानों की नहीं बनती थी। तो ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ रेडियो सिलोन से। और दूसरा था आई हूँ बड़ी दूर से, सुमन कल्याणपुर जी का। और इस तरह फिर वो ये गाना जब बजा खूब, तो रॉबिन जी को 9 फिल्में मिली। 9 फिल्में मिली तो सब यही थी, इसी तरह की। लेकिन आपके लिखे हुए गीतों की वजह से अब ये तो मैं नहीं कह सकता, उनका संगीत भी बहुत मधुर था, मैं तो गीतों का मोल नहीं समझ रहा। कुल मिला के जो गीत बनते हैं, बोल हैं, गायकी है और संगीत है, लेकिन वो इतने लोकप्रिय हुए कि उनको फिल्में मिली। हाँ, उनको फिल्में मिली। और बस फिर हम इन फिल्मों में लगे रहे, मार्वल मैन, जंगली राजा, हुस्न का गुलाम, रुस्तम कौन, पता नहीं ऐसी सब थी। और इसी बीच में 2 म्यूज़िक डायरेक्टर और आए, एक GS कोहली और एक लक्ष्मीकांत जी। और उन दोनों के दोनों डुएट फीमेल जो थे वो सुपर डुपर हिट हो गए। एक तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और GS कोहली जी का तुमको पिया दिल दिया कितने नाज से। तो अब डिमांड हो गई है छोटी फिल्मों में कि 2 लड़कियों के गाने। तो बस अब हम परेशान हो गए, 2 लड़की क्या मतलब मुझे क्या लगा, शायद मेरे जो अंदर जो था, जो ईश्वर ने मतलब पेट पालने के लिए एक साधन दे दिया था, उसमें बेचैनी कुछ अच्छा, मतलब ऐसा, क्योंकि मैं भी सुनता तो था ना गाने, जो फिल्मों के गाने होते थे, राज कपूर जी की, मदन मोहन जी का म्यूज़िक, या सलील दा, SD बर्मन, उस टाइम के जो गाने होते थे, और मेरे गाने उसमें बजे ठीक है, वो सब अलग बात। तो समझ में नहीं आ रहा था। तो इतने में पीपुल्स पिक्चर वालों ने बोला कि हम एक कलर फिल्म बना रहे हैं। कलर तो शायद सही रॉबिन भी थी, पता नहीं, मालूम नहीं, कुछ अलग कलर में क्या बना, बड़ी फिल्म है, और उसके लिए तुम लक्ष्मीकांत या GS कोहली, रॉबिन जी को हम नहीं, रॉबिन बनर्जी को नहीं लेंगे, तुम बात करो। तो मुझे ख़राब तो लगा, मगर रॉबिन जी से मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि नहीं तुम देखो ना, करो बात। तो लक्ष्मीकांत जी के यहाँ मेरा काफ़ी आना जाना था। लक्ष्मीकांत जी काम मुझे नहीं दिया, मगर वो सुबह मैं उनके होना चाहिए, मैं उम्मीद में जाता था कि शायद काम बन जाए। तो वो सिटिंग रूम तक लाते थे, और उसके बाद नमस्ते, कल आइएगा, फिर बोल के चले जाते थे नमस्ते करके। और GS कोहली को मेरी जान पहचान हुई अनजान की वजह से। समीर के फादर जो अनजान थे, हमारे बहुत ख़ास दोस्तों में थे। और ये सारी फिल्में जो हमने की हैं, इसमें मैंने शेयर किया था उनके साथ 3-3 गाने, और रॉबिन जी चिल्लाए भी थे मेरे ऊपर। यानी उन फिल्मों में 2-2 गीतकार रहे, अनजान जी और आप। हाँ। तो बस फिर उसके बाद हम GS कोहली जी से मिले जा कर के, और फिर प्रोड्यूसर को मिलाया। वो फिल्म थी एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, और उसमें पहला गाना हमारा रफ़ी साहब का रिकॉर्ड हुआ, माना मेरे हसी सनम, तू रश के महताब है पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है। और इस गाने के बाद ही उन्होंने फिर मुझसे नहीं लिखवाए गाने, वो सारे गाने उन्होंने अनजान से लिखवाए। कोई ख़ास वजह रही कि क्यों? ख़ास वजह रही कि बहुत, मतलब कुछ वो सब बातें उजागर नहीं करनी चाहिए। बहुत दारू पीते थे वो, एक्चुअली उनका डाउनफॉल, उसके बाद उनका रिकग्निशन भी नहीं हुआ, और मैं 3 साल हॉस्पिटल भी गया हूँ। कारण उसका वही थे, GS कोहली जी, क्योंकि मैं ना नहीं बोल पाता था। कसम कोई दे दे तो बहुत बड़ी बात होती थी, दारू पिला देते थे, और 12 बजे छोड़ा घर से तो पता 3 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाओ, फिर मैं पता लगा जा रहा हूँ। तो और फिर उसके बाद हमने कोई काम नहीं किया। और मैं एक दिन जब ये रफ़ी साहब का गाना हो रहा था, तो उन्होंने इतना मुझे परेशान किया, उन्होंने बोला नहीं, एक लाइन जो थी वो मेरी वो पास ही नहीं कर रहे थे, और रफ़ी साहब का नेक्स्ट डे ही रिकॉर्डिंग थी,
और मुझे नहीं, बहुत तो इतनी बड़ी बात है, रफ़ी साहब गाएंगे और मैं सॉन्ग राइटर बन गया हूँ, और डर के मारे मेरी हालत ख़राब है। रात के समझ लीजिए 12-1-2 बजे तक वो मुझसे लिखवाते रहे, खुद टुन्न थे, बिल्कुल बेहोशी की हालत में, और मैं लिखता गया। 90 लाइनें मैंने लिखी, और जो लाइन अप्रूव्ड हुई थी और रिकॉर्डिंग में है, रिकॉर्ड में वो दूसरी ही लाइन थी, मतलब सिर्फ परेशान करना और कुछ नहीं। और मैं फिर लौट के गया, मैं अनजान को बोला कि चलो मेरे साथ, और तुम भाई साहब बोलते होगे, मैं कभी ज़िंदगी में इस तरह मैंने बात की नहीं है, मैं बिल्कुल। तो बस उसके बाद फिर मैं अनजान को लेकर के गया, और मैं जी कोहली साहब से बोला कि मुझे मालूम नहीं श्राप लगते हैं नहीं लगते हैं, मगर कर्ज है मेरा कि आपकी ये सीढ़ी जो है ना, मैं भीख मांगूंगा मगर इस सीढ़ी पे नहीं चढ़ूँगा। और मैं चला है उनके, कभी नहीं गया। 1 साल के बाद फिर वो मिले, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तो मैंने बोला नहीं कौन भाई साहब, मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ। तो इस तरह वो फिल्म की, फिर एक फिल्म कोई प्रोड्यूसर आए, उनकी जान पहचान कहीं किससे हुई क्या हुई, फिर एक फिल्म शुरू हुई एक रात करके, उसमें उषा खन्ना जी का म्यूज़िक था। उसमें फिर मुझे गाना एक रफ़ी साहब का, 2 गाने मैंने लिखे थे, उसमें वो गाना बहुत काफ़ी बजा उस टाइम पे, 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। मैं बिल्कुल अभी इसी गीत पे आने वाला था, क्योंकि नारी सौंदर्य पर ये आपका एक बड़ा अनूठा गीत है, और मुझे याद पड़ता है कि शायद मजरूह सुल्तानपुरी जी ने भी आपकी इस गीत के लिए बहुत तारीफ़ की थी। हाँ जी, मैंने सुना था ऐसा कि मजरूह साहब ने बोला कि इतना मतलब खूबसूरती के ऊपर इतना गाना बढ़िया ना हुआ है ना होगा। तो मैं हंसता था, कोई मुझे बोलता था अरे यार तेरी तो निकल गई। मैंने बोला पागल हुआ है, किसी ने ऐसे ही उड़ा दिया है। तो जब मैं R.D. बर्मन जी के साथ काम कर रहा था, तो मैंने मजरूह साहब से बोला, मजरूह साहब एक गीत मैंने तो ऐसे ही लिखा था, मगर सुना है आपने उसकी? नहीं योगेश जी, वो बहुत अच्छा, मतलब मैंने गलत नहीं बोला था, मैं भी मतलब मैंने बोला आपका वो गाना कितना अच्छा था, वो आरती पिक्चर में था, किसमें, अब क्या मिसाल दूं? तो बोला नहीं कुछ नहीं है, उस जो आपने लिखा है ना वो 100 बार बनाकर मालिक ने, उसके आगे कुछ नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले ये वाला गीत सुन लेते हैं, ताकि हमारे जो श्रोता हैं उन्हें भी पता लगे कि वो गीत कौन सा है और कितना अच्छा गीत लिखा है। ठीक है प्रदीप जी। हैरत से यूं न देखिए, जरा हुआ तो क्या हुआ, हैरत से यूं न देखिए, जरा हुआ तो क्या हुआ, जरा हुआ तो क्या हुआ, अपनी जगह पे जाने मन, जर्रा भी आफताब है, पर तू है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब है, माना मेरे हंसी सनम। योगेश जी की जिंदगी में परेशानियां आती रहीं और वो उनसे पार पाते रहे। आखिर उन्हें कामयाबी मिली। संघर्ष काफी किया योगेश जी ने, और ये कहा जाता है कि सचिन देव बर्मन और सलील चौधरी का उनके फिल्मी करियर में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैंने योगेश जी से यही जानना चाहा, आखिर बर्मन दा और सलील चौधरी से उनका मिलना कैसे हुआ। हमको HNV जो कंपनी है, वो जो हम गाने लिखते थे और उन फिल्मों की एक डिस्क हमको गिफ्ट में देती थी। हम जाते थे वहाँ चर्च गेट फोर्ट लेने के लिए हम लोग, तो एक कॉपी हम लोग को मिलती थी। तो उस कॉपी को हम ले तो आते थे, मगर हम सुने कहाँ पर, हमारे पास मतलब ग्रामोफोन तो था नहीं। तो रॉबिन जी के साथ हमारा तो था ही वो। तो रॉबिन जी की मिसेस सलील चौधरी जो थी, वो सविता चौधरी उनका नाम था, वो सिंगर बनने के लिए मतलब यहाँ पर आई थी। और रॉबिन बनर्जी अच्छी तरह जानते थे उनको, और आना जाना भी था उनका। तो वो डिस्क लेकर के हम लोग जाते थे सविता जी के यहाँ, और उनके यहाँ पे वो जूक बॉक्स में लगा देती थी, अपना काम हम करती रहती थी।
और हम लोग सुनते रहते थे गाने अपने, तो इस तरह हम सुन पाते थे। तो थोड़ी दीदी से बातचीत मतलब होने लगी, सरल लगी हम, तो हमने उनसे बोला, हमने बोला दीदी हमको दादा से मिलाइए ना, हम तो ये सब इस तरह की फिल्म कर कर के परेशान हो गए हैं। तो बोला ठीक है, एक दिन बताऊंगी मैं। तो एक दिन फिर उन्होंने बोला कि आ जाओ तुम। तो मैं गया दादा से मिलने के लिए। तो दादा को बोला ये जोगेश है और लिख रहा है बहुत जगह, ऐसा है वैसा है। दादा ने बोला कि, दादा ने कुछ बोला नहीं, दादा अपना रिजर्व थे, किताब पढ़ रहे थे, खाली देखा और यूँ गर्दन हिला दी बस। बैठे बैठे फिर मैं ऊने लगा, दीदी चली गई अपने काम हम करने। फिर मैंने बोला दादा मैं चलता हूँ, तो खाली गर्दन हिला दी। बता जाइए। हाँ जाइए। और उनके रूम में मैंने देखा इतना ही इंसाइक्लोपीडिया और क्या क्या सब। मैंने उनको कभी अपनी, मैं काफ़ी अरसे तक उनके साथ रहा, कभी कोई फिल्म देखने जा रहे हैं या कभी कोई घूमने जा रहे हैं, कभी नहीं, पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे। तो खैर फिर अचानक एक दिन दादा का दीदी का फ़ोन आया। दीदी ने बोला कि एकदम इमीडिएटली आओ, जल्दी आओ। मैं गया तो उन्होंने बोला कि, दादा ने बोला एक गाना लिखना है, और उन्होंने ट्यून मुझे दी और ट्यून दे करके उन्होंने बोला मैं आधे घंटे में आता हूँ और तुम अपना जब तक मुखड़ा बना लो। मैंने ठीक है दादा। तो मैं बैठा, तो मेरा ही पहला एक्सपीरियंस था दादा के साथ। एक तो वो प्रभावित जो था वो प्रभाव उनका, दूसरा आधे घंटे में आ रहे हैं, तीसरा जो उनकी ट्यून, उनके बारे में पहले भी मैंने सुना था कि लोगों को बड़ी मुश्किल लगती हैं उनकी धुनें, पॉपुलर तो खूब हुई जी जी। और तो मैं भूल गया। अच्छा, भूल ही गए। मैं भूल गया ट्यून। और तो उनके असिस्टेंट बैठे थे सामने, कानू घोष जी, पेपर पढ़ रहे थे। मैंने बोला कानू जी, तो उन्होंने ऐसे गर्दन उठा के देखा और बड़े मतलब कि बहुत एहसान जैसे कर रहे हो। हाँ क्या है? मैंने बोला दादा वो मैं धुन भूल गया। इधर तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो इंस्टेंट पिक्चर लिखता है ना, इधर तुम्हारा बस का नहीं है। इधर तो शैलेंद्र, गुलजार, प्रेम धवन, राजेंद्र कृष्ण, वो सब नहीं होगा। वो अपना पेपर लेके फिर बैठ गए। फिर मैंने बोला मैं क्या करूं, बहुत कोशिश की, याद ही नहीं आ रही। उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, बहुत एक लंबे अरसे तक टेप रिकॉर्डर नहीं होते थे, और हम लोग को मेमोरी हम लोग की इतनी तेज़ होती थी कि हमको याद रहता था गाने, धुनें, वो जो धुनें थी। हाँ। तो खैर हमने बोला अच्छा, फिर हम निकले वहाँ से। हमने बोला दादा कानूदा हम आते हैं, देखो कुछ उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। हम अपने निकले, दीदी से बोला दीदी आते हैं, बस उनको भी नहीं बोला। और आकर के पैडर रोड पे हम जसलोक हॉस्पिटल के सामने हम बस स्टॉप पे आके खड़े हो गए। हमने बोला भागो, और कोई रास्ता नहीं है। मन में बहुत वो चले कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से जा रही है, हे भगवान क्या करूँ, यही सब सोच रहा था। इतने में डबल डेकर बस देखा आ रही है सामने से। आते 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 जैसे ही वो स्टॉप पे आई मुझे धुन याद आ गई। अजीब इत्तेफाक। मुझे हमेशा ही ऐसा लगा कि वो अनजान की एक लाइन मुझे याद आती है कि मैं कब गाता, मेरे स्वर में प्यार किसी का गाता है। ऐसी कोई मुझे हेल्प करता है, बस वो हमेशा मुझे लगता था मैं कहाँ इतना मतलब लिखने वाला, कहाँ कुछ। तो बस फिर मैंने वो उस पर मुखड़ा बनाया और मैं आया दादा के यहाँ और आके बैठ गया। कानूदा ने एक बार मुझे ज़रा देखा, फिर मुस्कुराए होंगे कि अभी पता लगेगा। तो इतने में दादा आए। दादा ने बोला हाँ लिखा जोगेश कुछ? मैंने हाँ दादा कुछ किया है। तो बताया। तो वो इतनी ज़ोर से दादा चिल्लाए दीदी का नाम लेकर के, और मैंने बोला अब ये दीदी को बोलेंगे किस गधे को पकड़ लाए और निकालो इसको यहाँ से। जैसे ही दीदी आई बोला क्या लिखा है, वो इतनी तारीफ करने लगे वो अचानक। तो मैं सरप्राइज रह गया। कानूदा ने पेपर रखा उधर, देखा मुझे ऐसे, और फिर बोला तुम भी गाना कंप्लीट करो और रिकॉर्ड करना है जल्दी। फिर पता लगा वो फिल्म बनी ही नहीं। गीत कौन सा था? गीत भी याद नहीं मुझे, अभी नहीं याद है। दादा का एक गीत में से जो पहला गीत, ये मुझे नहीं याद,
और शायद एक आध बार और भी ऐसा ही हुआ प्रोड्यूसर, मतलब, और इसीलिए दादा में इंटरेस्ट भी उस टाइम पे मैंने देखा लोगों को नहीं रह गया था। मुझसे लिखाने की बात इसलिए आई कि एक दादा के पास उस वक्त सिर्फ एक गुलजार थे, और गुलजार खुद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, टाइम नहीं मिलता होगा, मैं दोष नहीं देता, मगर दादा वेट करते रहते थे, नहीं आते थे, खैर जो भी है। और फिर उसके बाद एक फिल्म शुरू हुई मिट्टी के देव, जिसके बारे में मुझे नहीं मालूम था, सलीला के भाई डायरेक्ट कर रहे थे, समीर चौधरी, और उसके सब गाने रिकॉर्ड हो गए थे, खाली एक गाना बाकी था। तो दादा ने बोला कि वो फिल्म का एक गाना बाकी है, अच्छा तू अभी मेरे से खुल गए थे, बता जरा कि तू क्या, तेरा मतलब क्या, तेरा मन होता है, अभी तो तू गीतकार हो गया, सॉन्ग राइटर हो गया। मैंने दादा मेरा एक गाना लता जी ने नहीं गाया, सुमन कल्याणपुर, उषा मंगेशकर जी और कमल बारोट, मुबारक बेगम, ये सब इन लोगों ने गाए हैं, एक गाना लता जी का मेरा बोला ये गाना लता ही गाएगी, गा रही है। तो बड़ा मैं बेचैन जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आई, गाना लिखा, खैर वो डिस्क दे करके, मैं पड़ोस में एक बंगाली फैमिली रहती थी, उनके यहाँ वो दादा का बंगाली का हिट गाना था, हाँ, जोदी बारोना, पता नहीं ऐसा कुछ करके बोलते उसके, अच्छा, वो भी लता जी नहीं गाया था। तो मैंने हिंदी का उसको किया और रिकॉर्डिंग अपना फेमस तारदेव में। लता जी आई तो मैं छुप छुप के उनको, वो फोटोज़ मेरी चली गई अभी पता नहीं कहाँ, जब मौका लगे तो देख लूँ उनको कैसे गाती हैं, क्या है, क्या आवाज़ है ये, खैर जो भी है। फिर गाना रिकॉर्डिंग शुरू हुई, रिकॉर्डिंग गाना जब हो गया तो लता जी जब आई रूम में तो उन्होंने आकर के पूछा कि वो दादा ये गाना शैलेंद्र जी लिख गए थे क्या? नहीं तो क्यों? तो बोले वो फिर, तो बोला ये जोगेश इधर आओ, ये लड़का इसने लिखा है। 2 दिन देखा मेरी तरफ, बोला बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है। प्रोड्यूसर पद्मा जी भी आ गई तब तक, बोला वो आप सारी फिल्म इनसे लिखवाइए। और दादा ने बोला मगर ऐसा क्यों पूछा? तो बोला कि इस गाने पे मुझे नहीं लगता था कि कोई लिख पाएगा, ऐसा उनको लगा। तो मैंने बाद में सोचा कि ऐसा तो कुछ गाना था ही नहीं। वो कौन सा गीत, ये याद है? नहीं, हाँ वो गाना था, कोई पिया से कहो अभी जाए ना, दीवाने सैया को समझा कि मैं हारी, किसको पता फिर ये घटा छाए ना। मगर इसके बीच में जो अंतरे थे उसमें कुछ फोनेटिक्स थे, जहाँ पे आपको कोयल अगर बोलती है तो 6 बार कुहू कुहू ऐसा ट्यून में ही था, या पपीहा बोलता है तो पीहू, कुछ शायद इसलिए उनको लगा होगा, भगवान जाने। और मगर मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण था कि लता मंगेशकर जी बोल रही हैं कि मतलब गाना कोई लिख नहीं सकता था। और फिर पता नहीं क्या बात हुई कि दादा के साथ मेरा ऐसा हो गया कि जो ट्यून लोगों को डिफ़िकल्ट लगती थी, मुझे बहुत सिंपल उनकी लगती थी, मैं बहुत जल्दी मुझे याद हो जाती थी। और इस तरह फिर मेरा और सलीला का वो फिल्म भी रिलीज़ नहीं हुई, उसमें संजीव कुमार थे, संजीव कुमार नए मतलब थे, अंजना करके मुमताज़ एक हीरोइन थी, और वो पिक्चर 12-13 बन के रिलीज कंप्लीट नहीं हुई, प्रोड्यूसर की डेथ हो गई, जो भी हो गई। तो अभी आपके मन में ऐसा कौन सा गीत आ रहा है जिसे सुन लिया जाए और सुनवा दिया जाए? अभी मेरा ख्याल है कि हम, क्योंकि इसके बाद ही जो घटना है वो आनंद है कि जहाँ से आनंद की शुरुआत हुई, तो आनंद का कोई भी कहीं दूर, या जो भी आपको लगे, ज़िंदगी कैसी है पहेली, हाँ ज़िंदगी कैसी पहेली लगाइए तो बेटर है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही थी, पहेली जैसी। ठीक है, इस गीत को सुनते हैं। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली,
कभी तो हंसाए। योगेश जी को हमेशा से शैलेंद्र और गुलजार साहब के स्तर का माना गया है। ये बात और है कि जब शैलेंद्र साहब का देहांत हो गया था तो उस वजह से बहुत से संगीतकारों ने योगेश जी का रुख किया, क्योंकि वो बहुत अच्छी भाषा में गीत लिखते थे। कामयाबी उन्हें मिलती रही, लेकिन किस्तों में। हाँ, ये बात और है कि जिस संगीतकार के लिए भी उन्होंने काम किया वो बहुत ही स्तरीय काम किया। प्रसिद्ध गीतकार योगेश जी आज हमारे साथ हैं, और अभी इस गीत को सुनने से पहले आपने कहा योगेश जी कि इसके बाद आपका जो सिलसिला है आनंद के गीतों का वो शुरू हुआ था। तो आनंद फिल्म के गीत ये भी मात्र एक संयोग रहा, या तब तक आप सलील चौधरी उनकी टीम के एक सदस्य के रूप में स्थापित हो चुके थे? हाँ जी, तो बस उसके बाद और तो कोई दादा के यहाँ, मतलब दादा के पास उस वक्त काम भी नहीं था, और इतने में एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम तो नहीं रखा गया था, मगर बासु भट्टाचार्य मेरे लिए बहुत, सबके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा नाम था। बासु भट्टाचार्य जी, तीसरी कसम, अनुभव, ये सब फिल्में उन्होंने बनाई थी, और वो एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसमें कोई कैमरामैन थे, उनका नाम था आनंद गडनिस, वो बना रहे थे। और वो सलीलदा के पास आए और उन्होंने आकर के बोला कि 3 गाने आप सिचुएशन दे दी, आप ये लिख करके वो तैयार कर लीजिए। और वो शायद मेरा ख्याल है इंदिरा गांधी जी पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो दिल्ली उनको जाना था, और मैं लौट के आता हूँ, उसके बाद फिर रिकॉर्ड करते हैं। तो दादा ने बोला ठीक है, मैं ये योगेश है, इससे लिखवा लेता हूँ। तो देखा उन्होंने मेरी तरफ, मेरा परिचय नहीं था, बोला नहीं वो ये नहीं कर पाएगा, गुलजार से लिखवा लीजिएगा आप, और बोल के वो चले गए। अभी दादा, गुलजार के पास टाइम भी नहीं है और वो आना उनका या नहीं आए, दादा ने मुझसे बोला कि तू लिख। दादा ने अपना कंपोजिशन मुझे दे दिए, सिचुएशन मैं भी सुन ही रहा था जब वो बता रहे थे, और इस तरह करके 3 गाने हम लोगों ने बनाए। और 3 गाने बना करके जब बासु भट्टाचार्य लौट के आए तो उन्होंने बहुत प्रेस की। उन्होंने बोला देखा, मैं बोल रहा था ना कि वो आप लड़का जो तुम बता रहे थे नहीं लिख सकता दादा, वो बोला उसने ही लिखे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं? बोला हाँ उसने ही लिखे। अरे फिर रिकॉर्डिंग की बात चली, अब चलो करते हैं, और रिकॉर्डिंग हुई, 3 गानों की रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद कैमरामैन की और इनकी बासु भट्टाचार्य की आपस में वो बनी नहीं। बनी इसलिए नहीं बनी कि बासु, वो कैमरामैन, मतलब जो कैमरामैन ने मुझे बताया था कि वो बोल रहे हैं कि पिक्चर में मेकअप नहीं होगा आर्टिस्टों का। तो बोला मेकअप नहीं होगा तो मैं कलर फिल्म बना क्यों रहा हूँ, मैं पिक्चर ही क्यों बना रहा हूँ, आज कलर का ज़माना है। इस बात को लेकर डिस्प्यूट हुआ और पिक्चर बंद हो गई। और उसके बाद फिर पता लगा कि मैं बहुत निराश हो गया। मैंने सत्तू को बोला कि चल यार लखनऊ चलते हैं, कुछ दिन के लिए देखेंगे बाद में। ये सब 2 लड़कियों के डांस वांस के गाने लिख लिख के परेशान हो गया हूँ मैं। वही मेरी जुल्फ़ें और मेरी अदाएँ और मेरा नशा देखो, ये तो खैर। और उसके बाद हम लोग फिर लखनऊ चले गए। इस बीच में सलीलदा ने वो गाने कहाँ सुनाए, क्या किए मुझे मालूम नहीं। LV लक्ष्मण करके एक प्रोड्यूसर थे, जी बिल्कुल, बहुत फेमस थे और बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे। उन्होंने वो गाने उनको सुनाए दादा ने। और ऋषिदा भी शायद वहाँ थे या कहाँ थे वो, के मैं तो था नहीं यहाँ इसलिए मुझे मालूम नहीं। और उन्होंने 2 गाने उसमें से बोला कि ये गाना किसी को देना नहीं, ये 2 गाने मैं फिल्म बनाने जा रहा हूँ और मैं प्रोड्यूसर से परचेज़ कर लूँगा। तो उसमें से एक गाना था वही कहीं दूर जब दिन ढल जाए, और दूसरा गाना था नयन हमारे सांस सकारे देखे लाखों सपने। और फिर ऋषिदा के यहाँ अमिताभ, राजेश खन्ना एक बार थे और वो आनंद शुरू मतलब कर रहे थे। उनको भी वो गाने पसंद आए बहुत, और
इनका तो मुझे मालूम नहीं था, मगर लक्ष्मण जी ने बोला कि मैं उसी राइटर से गाने बाकी फिल्म के लिखवाऊंगा जिसने ये गाने लिखे। तो ढूंढा गया मैं, तो फिर लखनऊ का मैं पता कि गया था दीदी को। अच्छा, आप लखनऊ जा चुके थे? जा चुके थे। तो फिर वहाँ से बुलाए गए, तो सत्तू से मैंने बोला कि तू पहले जा कर के देख के यार, कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है दोस्त लोग। तो सत्तू आए पहले, बोला नहीं आओ जल्दी आओ। दीदी ने बोला, दादा ने बोला कि वो बोलो उसको जल्दी आए। फिर मैं आया, तो फिर अन्नदाता पिक्चर मुझे मिली। फिर मैं लखनऊ से आया और दादा ने लक्ष्मण जी से मिलाया। लक्ष्मण जी ने बोला कि बाकी गाने जो हैं सिचुएशन वो बैठ करके, और फिल्म डायरेक्टर थे आशीष सेन। आशीष सेन का उस वक्त नाम बहुत हो गया था। ममता फिल्म उन्होंने की थी जिसमें रोशन जी का म्यूज़िक था। उसमें अशोक कुमार, सुचित्रा सेन। हाँ, सुचित्रा सेन, अशोक कुमार, सुचित्रा सेन थे। बड़े गाने हिट हुए थे उसके, रहे ना रहे हम, महका करेंगे, और रहते थे कभी जिनके दिल में हम, जान से भी प्यार होंगे। वो सब गाने थे उसमें, रोशन जी का म्यूज़िक था और वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो बाकी सिचुएशन पे हम लोग बैठे। इधर पता लगा कि ऋषिदा ने बोला कि वो गाना चाहिए मुझे। तो लक्ष्मण जी ने फिर दोनों में देख लो, इन दो गानों में, मेरे यहाँ दोनों गानों की सिचुएशन है। तो पता नहीं इन लोग के बीच में क्या हुआ क्या है। तो नैन वो अपना कहीं दूर जब दिन ढल जाए, वो ऋषिदा की ये सिचुएशन पे उनको कि वो जब जाता है बालकनी में और ऐसा है, सूरज ढल रहा है, जो भी, तो वो गाना उन्होंने ले लिया। और क्योंकि मुझे इसलिए पता चला कि जब मैं सेट पे जाता था तो मुझसे राजेश खन्ना जी, वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि वो दूसरा गाना भी दिलाइए ना योगेश जी, दूसरा गाना भी दिलाइए ना। मैंने बोला मेरे हाथ में तो नहीं है राजेश जी, वो लक्ष्मण जी की मुझे पिक्चर मिली इसीलिए हैं। तो इसके मतलब दोनों गानों की बात थी। तो खैर, और हम अचानक पता लगा कि वो सोशल पिक्चरों के वो बन गए राइटर। और फिर दादा कलकत्ता, सलीला कलकत्ता जा रहे थे, तो उन्होंने एक मुझे ट्यून दी लक्ष्मण जी की सिचुएशन के लिए। और मुझे मालूम नहीं, दादा को मालूम नहीं, ऋषिदा ने वही ट्यून, क्योंकि बंगाली में दादा के तो जो गाने हुआ करते थे बड़े पॉपुलर होते थे, वो गुलजार को दे दी थी कि उस पर तुम लिख लेना गाना आनंद के लिए। तो उसने आनंद के लिए लिखा और मैंने इसके लिए लिखा, लक्ष्मण जी के लिए। और म्यूज़िक डायरेक्टर एक ही है। तो जब रिकॉर्डिंग का आया तो दादा ने बोला ये तो गाना योगेश का है, योगेश को मैंने दिया था लिखने के लिए। तो ऋषिदा ने बोला मेरा तो सेट लगा हुआ है, तो अभी क्या किया जाए। तो दादा ने बोला, मुझसे पूछा, मैंने बोला दादा मैं क्या बोलूँगा, अब उनका सेट लगा हुआ है, आप कीजिए जो आपको ठीक लगे। तो लक्ष्मण जी थे, उन्होंने बोला ऐसे कैसे, जो लगे, जो तूने मेहनत की है वो। मैंने बोला लक्ष्मण जी मैं क्या मेहनत, जो भी है। बोला नहीं ऐसा नहीं, मैं बात करता हूँ। उन्होंने ऋषिदा को फ़ोन लगाया, बोला इस गाना तो योगेश लिख चुका है ऑलरेडी मेरी फिल्म के लिए। तो उन्होंने बोला कि योगेश को भेज दो। तो फिर मैं गया ऋषिदा के पास, उन्होंने मुझे 2,500 का चेक, बोला ये उस गाने के लिए। तो मैंने बोला किस गाने के लिए, मैंने तो लिखा नहीं, लिखा है मैंने गाना, मगर वो गाना रिकॉर्डिंग लिए ही नहीं गया, तो मैं कैसे पैसा मैं नहीं ले सकता हूँ। तो फिर मैं लौट करके आ गया। तो फिर लक्ष्मण जी चिल्लाए मेरे पास, तुम प्रोफेशनल आदमी नहीं बन सकते हो और तुम ऐसे ही रहोगे और फलाना है दिमाग का, तो पैसा ले लेना चाहिए था। मैंने कैसे लेता लक्ष्मण जी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फिर दादा को फ़ोन किया, ऋषिदा को, बोला गाना दो उसको। गाना है ही नहीं हमारे यहाँ, सिचुएशन ही नहीं है। बोला वो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये गाना नहीं मिलेगा। तो फिर सिचुएशन क्या होगा, तो टाइटल सॉन्ग, जब नाम जाएंगे तब एक गाना उसके लिए चाहिए। तो थीम फिर मुझे बताई गई, सब है। फिर वो गाना दादा ने बनाया, सलीला ने, मैंने लिखा, ज़िंदगी कैसी है पहेली। और वो गाना लिखने के बाद फिर वो राजेश खन्ना ने सुन लिया, तो वो उसने बोला ये गाना तो पिक्चराइज करना पड़ेगा मेरे ऊपर। उनको इतना पसंद आया? इतना पसंद आया उनको। तो इस तरह मेरे शायद कुछ संवरने वाले थे भाग्य। तो दोनों गाने मेरे आनंद के। और वो गाना था जो ना जिया लगे ना, गुलजार का। मैंने कुछ लिखा था, ना रो अखियाँ, ऐसा कुछ करके लिखा था, याद नहीं मुझे अभी। तो इस तरह मैं
फिर राइटर बन गया। कौन सा गीत अभी आपके जहन में आ रहा है? अन्नदाता या कोई और? अन्नदाता का देख लीजिए, जो आप लोगों को, श्रोताओं को जो पसंद हो। नैन हमारे भी है, लता जी का रातों के साए घने भी है, किशोर दा का गुजर जाए दिन भी है, और एक और है, चंपावती तू आजा। तू आजा। सभी गीत एक से बढ़कर एक। पता नहीं, मगर कोई भी लगा लीजिए इनमें से। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। कैसी मस्ती छाई है, महफिल रंग पर आई है, लेकिन मेरे इस दिल में सच पूछो तन्हाई है। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। योगेश जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, सीधे साधे थे, और ऐसा ही उनका रहन सहन था। शायद यही वजह तो नहीं थी योगेश जी कि राज कपूर के बुलाने पर आप 2 बार आरके स्टूडियोज गए, लेकिन गार्ड रूपी सीमा को आप लांग नहीं पाए। सही है? उनके कैमरामैन थे राधू कर्मकार जी। उन्होंने मतलब ये मैसेज उनका आया था सलीला को कि शैलेंद्र जी गुज़र गए थे, कि जो गीतकार उनके यहाँ लिखता है उसको राज साहब ने बुलाया है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, और मेरे फेवरेट राज कपूर नरगिस की एक भी फिल्म ज़िंदगी में छोड़ी नहीं मैंने। और जब मुकेश जी मुझे मिले ज़िंदगी में, तो मुझे लगता था कि राज कपूर मुझे मिले, मतलब इतना सिमिलरिटी उनको दोनों में, आवाज़ वही आवाज़ लगती। तो फिर हम गए मिलने के लिए, तो चैम्बूर में आरके स्टूडियो। तो आप सोचिए, अंधेरी ये अपना ओशीवरा से, और इतना बस में लदा करके वहाँ पहुँचे। तो मेरे चेहरे से शायद लोग पढ़ लेते हैं, या यहाँ फेमस भी है कि जो वॉचमैन होते हैं ना, वो चेहरा देख के समझ लेते हैं। जब पुलिस वाले होते हैं, टिकट चेकर होते हैं, कि ये बगैर टिकट का इतनी भीड़ में यही होगा। तो हम गए और रोक लिया हमको, कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बोला राज कपूर साहब ने बुलाया। तो हंस के बाद बोला जा चलो भगवान। तो हम चले वापस। फिर वहाँ से पहली बार तो मुझे अच्छा भी लगा। मैंने बोला, मैं राज कपूर जी मुझे बोल देते कि तुम गाना लिखो तो मैं कैसे लिखता। ये भी मुझे ऐसा भी लगा कि चलो अच्छा है, अच्छा। वो जो मतलब प्रेशर। फिर दोस्तों से, पागल आदमी है क्या राज कपूर, कहाँ पहुँच जाएगा तू। फिर गए तो फिर पता लगा, फिर कोई वॉचमैन दूसरा था कोई, उसने भी यही किया। दो बार गया बस, उसके बाद फिर नहीं गया। अभी ये जब मेरा नाम जो भी हो गया थोड़ा बहुत, एक बार अमिताभ ने मुझे बोला तो वो कार्ड देख के बोला था मुहूर्त का कि योगेश जी को मैं जानता हूँ और किसी को जानता नहीं, उनको भेज दीजिए, मैं आ जाऊँगा मुहूर्त पे। वो मुझे उनके साथ, और मैं गया तो उनके वॉचमैन ने मुझे बिलीव ही नहीं किया कि अमिताभ ये योगेश जी, ये योगेश हैं और इसको बुलाया है उन्होंने अमिताभ ने। तो पता नहीं, मुझे बड़ा वो लगता है। अभी मेरे बगल में ही फिल्मिस्तान स्टूडियो है, मैं नहीं जाता कभी। वो वॉचमैन ने सुनो तो कभी जाने, काम भी नहीं है कुछ ना मेरा स्टूडियो उसका। लेकिन राज कपूर जी के जब आप मिलने गए तो शायद आपको एक जीवन की सीख मिली थी कि भले ही 1 किलोमीटर दूर से आप टैक्सी कर लें, आए टैक्सी नहीं। बराबर, वो सही बात है।
और हमने किया भी बाद में, ऐसा नहीं। और हम ये मोहन स्टूडियो जाते थे, कहीं पर भी वॉचमैन तो स्टूडियो के आपको जब नया आदमी देखेंगे तो आप रेगुलर आते जाते हो। तो फिर हम तब 6 आने की टैक्सी 6 आने बहुत होते थे, और बस गए और करीब 1 किलोमीटर से ली टैक्सी और धन्नाते हुए चले गए। फिर सैल्यूट भी पड़ता होगा। आपका एक गीत वो बहुत बहुत पॉपुलर है, रिम झिम गिरे सावन। हाँ, उसके बाद रिमझिम गिरे सावन तक आने से, आनंद के बाद मुझे सलील दा ने बोला कि बासु चटर्जी करके एक हैं डायरेक्टर, और मैंने बोला हाँ दादा मैं जानता हूँ। और मैंने उनकी फिल्म 3 बार देखी जिसमें गाने नहीं थे, सारा आकाश। और वो मैं पहली बार ज़िंदगी में मेरा अनुभव था कि फ्लैश फॉरवर्ड भी होता है, फ्लैश बैक तो होता ही था और सब। तो मैं बड़ा उनका वो था, तो मैं गया उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने 2 बताया कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, मनु भंडारी का की वो है, अपना नावल है छोटी सी, और ऐसी सी सिचुएशन है, तो तुम सलदा ही म्यूज़िक दे रहे थे। और फिर 2 गाने रजनीगंधा में हमने, खाली 2 ही गाने थे। और वहाँ पे जाकर के थोड़ा सा मुझे ये भी अनुभव हुआ कि क्योंकि सलील दा का जो मीटर था, मैं जो उर्दू के वर्ड यूज़ करता था, लखनऊ से तो था ही, और थोड़ा मिली जुली जो वो होती थी, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों की दीप जलाए, तो मैं सूदियों के आंगन में नहीं लिखूँगा, इतना भी शुद्ध नहीं करूँगा कि जो आम पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए। तो मैंने जब उसमें दूसरी लाइन आई, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही, तो अनुरागी वर्ड पे बासुदा ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो मैं बड़ा खुश हुआ अंदर से, मैंने बोला ये तो अपनी भाषा है। जी बिल्कुल। और सलील दा तो खुद पोएट थे, बंगाली के बहुत अच्छे लिखते थे, तो बहुत खुश हो गए। और गाना इस तरह, तो फिर मुझे इस छूट थी कि मैं उसको एक अलग, मतलब तरह की अलग, मतलब उसको भाषा हिंदी है मगर वो जो कॉमन यूज़ में नहीं है, वो अगर आती है मीटर में तो मैं लिख सकता हूँ। अभी आपने जैसे बताया कि आप लखनऊ से हैं, ज़बान साफ़ है, उर्दू की जानकारी है, और मुझे आपका एक ऐसा गीत याद आ रहा है जिसमें पहले लता मंगेशकर और मन्ना डे वो एक एक पैरा उसका गाते हैं, और फिर गाना शुरू होता है मेरे भैया फिल्म, मर्जी है तुम्हारी, तुम हमसे नफरत करो चाहे प्यार करो। बराबर। ये मेरे भैया का ये गाना मैंने, मतलब शायद उतना बजा नहीं और उतना, इसलिए इसका जिक्र मैं पहली बार, मैं बड़ी खुशी हो रही है कि आपके मुंह से ही सुन करके, क्योंकि उसका वो सलील दा का बंगाली का हिट था, 7 भाई चंपा नाचो रे क्या गाओ रे, जिसपे प्यास लिए मनवा हमारा ये तरसे, वही गाना बजा था उस टाइम पे ज़्यादातर। क्योंकि मुझे जो शब्द याद आ रहे हैं, हर शमा ने देखा है परवाने को महफिल में आते, एक हम है जिसने देखा है परवाने को महफिल से जाते। क्या सोच है वो आपकी? पता नहीं, बस ऐसे ही लिख लेता था, ऐसे ही लिख लेता हूँ अभी भी मैं। मुझे प्रदीप जी समझ में नहीं आता ये क्या है क्या नहीं। योगेश जी, इसलिए नहीं कि मैं इस वक्त आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बल्कि जो संगीत प्रेमी हैं वो जानते हैं कि आपके गीतों का जो एक स्तर है वो क्या है, और शायद इसीलिए आपने जितने भी गीत लिखे हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। मुझे इसका श्रेय एक तो ये लगता है कि मैंने, पता नहीं, बचपन में से ही एक मेरा वो था कि अंधे आदमी का एक्सीडेंट नहीं होता है। मैं एक पता नहीं क्यों मैं सोचता था, और मैंने देखा ज़िंदगी में उसको, मैंने मतलब ऐसे ही नहीं बोला, मैं कहीं पेपर में कहीं पर कोई न्यूज़, ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि अंधे आदमी का एक्सीडेंट होता है। क्योंकि उनकी छठी इंद्रिय वो काम करती है। और मेरा दूसरा वो था, मेरा ये था कि कोई ना कोई उनको पार कर देता है। तो मैं जब कुछ नहीं जानता था तो मेरे दोस्त मित्र मुझे मिले, जब मैं मुंबई आया तो मैं गाना, ये सब कहाँ मालूम था मुझे, मैं कैसे लिखने लगा। तीसरा, मेरे दिन में हमेशा एक, लोग बोलते हैं गॉड फीयरिंग, मैंने यहाँ लोगों को बदलते हुए देखा है। 2 मतलब कि मैं कर रहा हूँ,
मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। मैंने बोला कि ये गुण जो आया है, दिया है भगवान ने, कि मैं रोज़ी रोटी कमाऊँ, इससे अपनी ज़िंदगी गुजार पाऊँ, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर पाऊँ, वो अगर छिन गया, अगर नहीं रहा मेरे अंदर, तो मैं क्या होऊंगा? मैं कुछ नहीं रहूँगा। जैसे प्राण निकल जाते हैं आदमी के, तो शरीर बेकार ही है ना। जी जी। तो इसीलिए कोई मुझे खुद नहीं पता लगता है। हाँ, मैं जब करता हूँ, लिखता हूँ, तो मैं बहुत डूब के, मतलब बहुत गहराई तक जाता हूँ। और ये मेरी माँ का, इसको, मेरी माँ गुरुकुल में पढ़ी थी और उनको बहुत, मतलब श्रेय उन्हीं को जाता है। हाँ, श्रेय उन्हीं को जाता है। कुछ फूल वो भी है सजते हैं जो देवता पे, और कुछ खिलने से पहले से जाते हैं मुरझा के। कुछ फूल वो भी है सजते हैं जो देवता पे, और कुछ खिलने से पहले से जाते हैं मुरझा के। कहने को कुछ भी कह लो, कहने को कुछ भी कह लो, यूं मारो नहीं खाने, ये सच है दीवाने, कोई ये चाहे माने ना माने। देखो ये अपनी अपनी किस्मत है, फिर हमसे नहीं तकरार, तकरार करो मर्जी है तुम्हारी। फिर मैंने योगेश जी को याद दिलाया। योगेश जी, सचिन दास से आपका मिलना कैसे हुआ था, ये बात तो रह गई। कोई भी गीतकार, वो भी एक ये सपना लेकर आता था तब इस माया नगरी में कि सचिन दा के लिए अगर गाना लिखने का मौका मिल जाए तो मान लीजिए कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उनसे मिलने का सौभाग्य आपको या संयोग कैसे मिला? बासु चटर्जी के साथ रजनीगंधा करने के बाद बासुदा काफ़ी करीब हो गए। तो बासुदा ने मुझे एक दिन बोला कि मैं योगेश एक फिल्म बना रहा हूँ, उस पार, और उसमें 2 म्यूज़िक डायरेक्टरों की मतलब गुंजाइश है, जिसमें एक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक है अपना ये एस.डी. बर्मन। उन्होंने भी कभी एस.डी. बर्मन जी के साथ काम नहीं किया था। तो मैं मन में मैंने सोचा कि एस.डी. बर्मन, बाप रे, मुझे तो सबसे पहले निकाल देंगे वो, क्योंकि उनके बारे में सुना था मैंने। उनके बारे में बहुत कहानियाँ थी, जैसे किशोरदा के बारे में बहुत थी। जब मैं गया, उनके करीब रहा, 18 दिन ऊटी में साथ में रहा, तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ नहीं था। तो बर्मन दा के बारे में बहुत सुना था। तो और एक बार हमारे एक ये म्यूज़िक डायरेक्टर एसोसिएशन में से जो ऐसे ही मतलब जूनियर म्यूज़िक बन नहीं पाए, मगर म्यूज़िक डायरेक्टर, वो जाते थे चंदा मांगने के लिए, ये राइटर एसोसिएशन का, म्यूज़िक डायरेक्टर एसोसिएशन का। तो वो हम उनके साथ घूमते रहते थे, सुरेश जी नाम था उनका। तो बर्मन दा तो जेट बिल्डिंग में, खार में, तो गए। वो बोला कि चल योगेश, चंदा ले लूँ, नहीं तो कल फिर आना पड़ेगा। तो मैंने चलो। तो उन्होंने नीचे से आकर के पहले बैल बदबाई। तो उनका नौकर आया, तो बोला, वो बोलो ऊपर जाके कि सुरेश आया है, सुरेश, वो उसका चंदा लेने के लिए। वो चंदा को क्या उसको क्या बोलते हैं, जो फीस जो होती है, जो भी, तो 5 या 10 रुपये थी शायद, 10 रुपये, हाँ। तो फिर हम लोग खड़े रहे, वो बंद करके चला गया। फिर बालकनी में देखा मैंने, दादा आया, और सुरेश ऐसा बोल के ऊपर से 10 रुपये का नोट पे उठा लो, उधर जाओ। तो ये देखा तो मैंने बोला और बातें भी बहुत सी सही होंगी, खैर जो भी है। मगर मैंने बोला दादा अगर मिल जाए तो। लक्ष्मीकांत जी के साथ तो 3 साल में गया हूँ और मुझे उन्होंने काम नहीं दिया। तो एक गाना खाली उन्होंने लिखवाया था और बोला मेरे सर से योगेश जी बोझ उठ गया, कर्जा था मेरे ऊपर। तो खैर मुझे दिमाग में आया कि मैंने बोला कि मैं मन्ना दा के यहाँ इनको देखा करता था, दादा को, अपना बांद्रा में जब मन्ना दे रहते थे ना। तो मन्ना दा ने सबसे पहले ही गाना मेरा गाया था। उसके बाद मन्ना दा ने 2 फिल्मों का म्यूज़िक दिया। एक थी सोनल,
जिसमें मल्लिका साराभाई हीरोइन थी, और एक कलंकनी। दोनों के गाने मैंने लिखे थे। कलंकनी तो रिलीज़ ही नहीं हुई, सोनल रिलीज़ हुई थी। तो मैंने बोला मन्ना दा को फ़ोन लगाना चाहिए। तो मन्ना दा को मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा मन्ना दा, मुझे एक फ़िल्म मिली है, बासुदा की दूसरी फिल्म, उस पार नाम है। तो बोला बहुत खुशी की बात है योगेश जी, और अभी देखिए आप तो अच्छा काम करते हैं, ये वो। मैंने बोला दादा वो बात नहीं है, अभी दूसरी फिल्म में 2 म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, एक लक्ष्मीकांत जी और एक एस डी बर्मन जी। तो कहते आप पागल हुए हैं, आपको बर्मन दा मिलना है और आप लक्ष्मीकांत जी के बारे में सोच रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी तो आपको फिर भी मिलेंगे, बर्मन दा आप फ़ौरन। मैंने बोला वही तो प्रॉब्लम है कि बर्मन दा मुझे सबसे पहले दादा मुझको भगाएंगे। बोले कौन लड़का है, क्या है, किधर से आया है, सवाल ही नहीं। क्योंकि मैंने सुना था कि वो बख्शी साहब फुटबॉल खेलने भी जाते थे उनके साथ, सुबह सुबह उठ के, ये ऐसा सब सुना था उनके बारे में। तो मन्ना दा ने बोला हाँ ये मैं फिर बताता हूँ आपको योगेश। फिर 2-3 दिन के बाद मन्ना दा का फ़ोन आया कि आप पहुँच जाइए उनके यहाँ करीब 10:30 बजे। तो उन्होंने बात की होगी। उन्होंने बात की होगी। तो मैं पहुँचा तो देखा लेटे हुए मालिश करवा रहे थे। ऐसा करके देखा, योगेश। मैंने बोला हाँ दादा। लिखता है तुम? मैंने हाँ दादा। क्या लिखता है? अभी मैं नर्वस हो गया। क्या सुनाओ क्या लिखता है? मैं इनको सुनाऊँ, मतलब मैं कैसे सुनाऊँ? फिल्म के गाने पोइट्री सुनाऊँगा तो पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, क्या सुनाना क्या। मैंने बोला दादा मैं वो लिखता हूँ, वो अपना मैं सलीला के साथ, मैं तुम सलील चौधरी के साथ काम किया? मैंने बोला हाँ, वो गुणी आदमी है। मैंने बोला हाँ दादा। और दादा मैं ऋषिदा के साथ वहाँ, तुम ऋषि बाबू के साथ भी कहा? हाँ आनंद में तुम काम किया? मैंने बोला हाँ। ठीक है। फिर वो उठे अपना, देखो कौन पिक्चर कौन बना रहा है? मैंने बासु जी। कैसा डायरेक्टर है? मैंने बोला बहुत अच्छे डायरेक्टर है, तुम लेके आओ उसको। मैंने बोला ठीक है। तो फिर अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। फिर मैं बासुदा को लेके गया। बासुदा बैठे और कहानी वानी उनको सुनाई, ये सुनाई, सब हो गया। उसके बाद में देखो हम तुमको धुन देगा, और अगर हमको नहीं अच्छा लगेगा तो हम तुमको निकाल देगा, तो तुम इधर मत लगाना। हम पहले से बोलता है, मतलब दिल की तरफ इशारा किया। हाँ दिल की तरफ, इधर मत लगाना। मैंने बोला ठीक है दादा। फिर दूसरे दिन हम लोग की सीटिंग थी। फिर उन्होंने दिया, ट्यून दी मुझको। मैं 7 मुखड़े लिख करके गया। फिर उनको पहले पे ही वो अटके हुए थे, तो मुझे लगे कि ये 7 पढ़ लें मेरे, फिर सेलेक्ट करें, तो पहले पे अटके हुए थे। मैंने दादा मैंने और भी आगे तो दाड़ो, बंगाली में दाड़ो का मतलब चुप। तो फिर वो हारमोनियम पे देखने लगे। तो ट्यून तो मुझे पहले सुनाई थी, तो मुझे याद थी। तो मैं जल्दी से कि कहीं ये बोल कर फंसे नहीं, तो मैंने जैसे तुमने पिया दिया, हारमोनियम बंद कर। तुम गाता भी है? मैंने नहीं दादा मैं गाता नहीं, मैं धुन ऐसा गुनगुना लेता हूँ। गाओ। अमृत करके उनका था वो, गाओ तुम लोग। तो फिर डर के मारे गाना पड़ा मुखड़ा, और बोला अब तुम अंतरा इसका लिख करके। तो पहले गाने में मैंने सारे दांव पेच अपने हिसाब से, कि बंगाली हैं तो कुछ राधा कृष्ण का जिक्र आ जाए गाने में, कुछ हो जाए। और हाँ दूसरा उन्होंने बोला कि हमको बोल दिया था कि ये गाने में हमको वैसा गाना चाहिए। वो गाना था हमारा, मोरा गोरा अंग लई ले, मोहे श्याम रंग दई दे। मतलब दई दे, हाँ। तो मैंने तुमने दिया पिया सब कुछ मुझको, अपनी प्रीत दई के, राम करे यूं ही बीते जीवन तुमरे गीत गई के। फिर मैं तो हूँ भूली, ऐसी भूली पिया जैसे थी राधिका कान्हा की प्रेमिका, शाम कहीं बन जाइयो ना तुम मेरी सुध भूलई के। तो इस तरह का फिर मैंने लिखा। तो मैं हो गया फाइनल कि यार मेरी बस ये सब हो गया। और ये फिल्म के गाने रिकॉर्ड हुए। फिर दूसरी फिल्म शुरू, बोला तुम अब भी लिखेगा हमारे यहाँ। और मेरे पास तब टेलीफोन नंबर नहीं था। हमारे वैद्य जी थे, उनसे घंटों बात करते रहते थे। वो पूछते होंगे वैद्यनाथ का क्या है ये वो, और मेरे बारे में। अभी मैं जोगेश को देखो किधर बैठाता है, किधर पहुंचाता है, ऐसा सब बताया करते थे।
और उसके बाद फिर पता लगा कि चुपके चुपके मैं लिख रहा हूँ। मैंने पूरी इंडस्ट्री में ढिंढोरा पीट दिया, बचा नहीं पाया और पता लगा कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। 15 दिन मुझे बुलाया ही नहीं गया। वो सब परेशान हो गया, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और फिर देवेंद्र वर्मा एक दिन छोड़ा है ऋषिदा के यहाँ मुझे, मैं कहीं पार्टी से आ रहा था तो मुझे छोड़ के आ गया। तो मैं गुस्से में जा कर के, ये क्या दादा, तो दादा थे ही नहीं घर पे, पता लगा एडिटिंग उसमें। फिर वासुदा को मैंने बोला, वासुदा ने पागल हुआ है क्या है, लाइन में तो इमोशनल कोई नहीं होता है, समझ गया ना, यहाँ सब अपना अपने काम से मतलब होता है सबको। बहुत समझा, ऐसा कभी गलती करना मत। और फिर पता लगा कि 1 साल के बाद मुझे फ़ोन आया, वैद्य जी ने बोला कि वो, तब मेरा फ़ोन लग गया था, बोला उनका बरबंदा का फ़ोन आया था। मैंने छोड़िए, अब झूठ बोलते हैं आप। बोला था 1 साल से तुम फ़ोन नहीं किया, तूने नहीं किया, उनको फ़ोन नहीं किया योगेश जी। मैंने क्या मैं फ़ोन करता, इतनी बड़ी फिल्म मेरे हाथ से। तो खैर बोला आप सच बताइए। बोला हाँ सच। बोला जैसे ही योगेश आए फ़ोन कर रहे। फिर मैंने फ़ोन किया, बोला तुम आने को सकता है अभी। मैंने बोला हाँ दादा आने को सकता है। फिर मैं पहुंचा, फिर वो बैठे, हम लोग एम्बेसडर गाड़ी अपनी निकाली उन्होंने, वो पेडर रोड, ये अपना कार्टर रोड, फिर ऋषिदा के यहाँ। तो ऋषिदा ने जैसे ही मुझे सामने देखा बोला नहीं योगेश मैं नहीं, हाँ दादा। तो दादा बोला हमारा गलती नहीं है योगेश, हम क्या समझा कि तुम खाली फोक लिखता है, उस पार फोक था ना तो तुम मॉडर्न कैसे लिखेगा। फिर हमको ऋषि बाबू ने बाद में बताया कि आनंद तो मॉडर्न पिक्चर थी ना, तो अभी मिली तुम लिखेगा। तो बहुत मुझे खुशी हुई। मिली के तो सभी गीत ऐसे हैं जो एक से बढ़कर एक है। अब पता नहीं, मैंने तो उसी तरह लिखे जैसे लिखता हूँ, कहानी सिचुएशन जो बताई गई थी। योगेश जी, मिली फिल्म से जुड़ी एक घटना मुझे याद आ रही है। एक तो उसमें शायद गाना आपका वो नहीं लिखा जा सका था, और दूसरे 2 गाने ऐसे थे जो फिर आर.डी. बर्मन ने कंप्लीट किए थे, और आपने जो धुन बताई थी उनको कि कुछ ऐसा दादा ने आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, इस बीच उनका निधन हो गया था। तो वो गीत कैसे आपने कंप्लीट किए फिर? नहीं, एक्चुअली म्यूज़िक साइड जो था वो कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने, बर्मन दा ने 3 गाने, और चौथा गाना नहीं था, चौथा बैले था। वो बच्चे खेलने आते हैं वहाँ, दुष्ट राक्षस ऐसा करके एक बैले था जो मैं लिख रहा था। और जिस दिन रिहर्सल के लिए किशोरदा आए, पहला गाना, उसी दिन उनको पैरालाइज अटैक आया। और मैं जब पहुंचा तो पता लगा कि सब बॉम्बे हॉस्पिटल गए हुए हैं, और ऐसा दादा को हुआ है, सचिन देव बर्मन जी को। और उसके बाद फिर मुझे कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा कि मिली के गाने रिकॉर्ड होने वाले हैं। और पंचम दा ने कुछ उसमें, पंचम दा का कंट्रीब्यूशन ये था कि उसका अरेंजमेंट जो था, जो म्यूज़िक पार्ट था, वो पंचम दा ने किया। ट्यून से कोई मतलब नहीं था पंचम दा का। और शायद आपने वो हम करके सुनाए थे जब किशोर दा आए वहाँ गाने के लिए। एक गाना था। कौन सा गीत? वो आए तुम याद मुझे, ये गाना रह गया था। मैंने कहा फूलों से, और बड़ी सुनी सुनी है ज़िंदगी, ये गाना जो था आए तुम याद मुझे, ये उस टाइम पे मेरे पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था, कोई कलकत्ता से डायरेक्टर आए थे, उन्होंने दिया था, उसमें वो धुन थी आए तुम याद मुझे। तो ऋषिदा का एक दिन फ़ोन आया कि ऋषिदा ने फ़ोन पे बोला कि वो किशोर के यहाँ पहुँच जाओ। तो मैं किशोर दा के यहाँ पहुँच गया। किशोर दा गया तो मैं, ऋषिदा और ऋषिदा के असिस्टेंट, और फिर किशोर दा आए अंदर से आके, सब हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो ऋषिदा ने बताओ बोलने में, बताओ मैं क्या दादा गाना बताओ ना। तो मैंने बोला हाँ। किशोर दा ने हाँ बोल योगेश बोल। तो मैंने उनको लिखवाया, तो उन्होंने लिख लिया पूरा गाना। फिर हम सब चुप बैठे हुए फिर ऋषिदा ने बोला अरे गाना धुन कौन बताएगा। उनका इशारा ये था कि आप कुछ गुनगुना कर उनको सुनाएं, जो ट्यून थी। तो मैंने बोला मैं एकदम वो हो गया, नर्वस हो गया। तो किशोर दा हंसने लगे, बोले गा योगेश गा, बता। मैंने दादा मैं गाता नहीं। अरे मालूम है तुम नहीं गाते हो, तुम लिखते हो, मैं गाऊंगा तुम बोलो। तो फिर मैंने उसको, मुझे वो गाना मुश्किल नहीं लगता था, तरन्नुम स्टाइल लगता था। तो मैंने आए तुम याद मुझे,
गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन। तो ये मैंने ऐसे गा दिया। क्या बात। तो दादा ने वो गाना पूरा अपना याद करके जो भी है, इतने में उनके वो आए जो अरेंजर थे, आशीष बबलू 2 थे उसमें से आशीष, वो आकर के और जो देखा कि दादा गा रहे हैं और वो तो उनके पास शायद नोटेशन में लिखी होगी ट्यून, भगवान जाने, वो आकर के दादा ये ऐसा नहीं गाना है, ये ऐसा नहीं गाना है। क्या नहीं ऐसा गाना है? नहीं ये किसने बताया आपको? इसलिए मैं योगेश, तो वो उनके मुँह से गाली निकलती थी, बड़ी गंदी गाली उनके मुँह से निकली मेरे लिए। तो किशोर दा गुस्सा हो गए, क्या चुप, मैं ऐसे ही गाऊंगा जैसे योगेश ने मुझे बताया है। तुम लोग मुश्किल करते हो गाने को, रिदम में ये नहीं होता है, रिदम में वो नहीं, मैं ऐसे ही गाऊंगा। मैं क्या करता, मैं चुप। बाद में मैंने बोला आशीष दा सॉरी, कोई आप तो थे ही नहीं, तो मैं क्या करता बोला। तो बोला नहीं मेरे बहुत सॉरी, मैं गाली मेरे मुंह से, मैं दादा मुझे मालूम है आपके मुंह से गाली निकलती है, कोई बात नहीं। लेकिन ये देखिए कि वो कितना सुपर हिट गाना हुआ है। हाँ सुपर हिट चला है, बहुत चला है वो गाना। हर पल मन मेरा मुझसे कहता है, जिसकी धुन में तू खोया रहता है, भर दे फूलों से उसका दामन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू लाई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन। बॉलीवुड की एक नकारात्मक बात यह है कि अक्सर गुणी लोग अवार्ड्स नहीं हासिल कर पाते, उन्हें सम्मानित नहीं किया जाता, और ये बात योगेश जी पर भी लागू होती है। लेकिन फिर भी कुछ संस्थाओं ने उन्हें सम्मानित किया। हाँ, एक दादा साहब मुझे तो मालूम नहीं कि मैं, मतलब मैंने खैर जो भी काम किया है इतना तो पता लगता है जब इतने लोग आते हैं, और या मैं बुलाया, लोग बुलाते हैं, मुझे बुलाने लगे, तब मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं वो एक कुएँ से पानी भरता था और कहाँ कहाँ जाता था। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमारे वो जो मित्र थे सत्तू जी, वो मेरे साथ ही जब तक जिंदा रहे, वो और उनकी पत्नी, वो मेरे साथ ही रहे, मैंने उनको कभी अलग अपने से नहीं किया। और ये सब उन्हीं का है कि मुझे मुंबई से जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, एकेडमी अवार्ड, वो मुझे देवानंद जी के हाथों से दिया गया। और एक और अचीवमेंट है, वो ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने मुझे यश भारती अवार्ड दिया। और बस ये सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों ने पसंद किए मेरे गाने, बस ये खुशी की बात है मेरी। और मैं अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि योगेश जी अभी भी कुछ फिल्मों के लिए गाने लिख रहे हैं, तो बस इंतज़ार कीजिए। वो गाने जब आप तक पहुँचेंगे तो यकीन मानिए उनका स्तर भी वही मिलेगा आपको जिसके लिए योगेश जी जाने जाते हैं। योगेश जी, क्योंकि आपसे बात करते करते ये सच्चाई है कि वक्त का बिल्कुल पता नहीं चला है, और मैं सभी सुनने वालों की तरफ से प्रदीप शर्मा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आपको। बहुत बहुत मेरे लिए खुशी की बात है, और कुछ रह गया हो, कुछ गलती, कुछ भूल चूक हुई हो, आप बिल्कुल ये नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो आप उसे ज़रूर क्षमा करें। चलिए, मैं अपने श्रोताओं को फिर एक बार नमस्कार बोलता हूँ, और बस मौका दीजिएगा कभी इसी तरह। धन्यवाद। योगेश जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे अपने गीतों के माध्यम से। उन्होंने बेहतरीन यादगार गीत लिखे हैं और बहुत गहरे अर्थ वाले गीत लिखे हैं।
मैं प्रदीप शर्मा अपने सभी सुनने और देखने वालों की तरफ से योगेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सभी की तरफ से उन्हें नमन करता हूं।